हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ज्ञान सेतु सुबोध के गणित भाग के अपने लास्ट वीडियो को पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके पेज नंबर 109 एंड 110 को देखेंगे, जो कि आपके ज्ञान सेतु सुबोध का अंतिम वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो से पहले यानी गणित से पहले मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश और जो साइंस है वो ज्ञान सेतु सुबोध की वो पूरा अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके पे इसकी पूरी सॉल्यूशंस की वीडियो बता चुका हूँ। वो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप वहाँ से जाके पूरे वीडियो को देख सकते हैं, अपने पूरे ज्ञान सेतु को भर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर पाएंगे। यहाँ पे आपको आपके हर एक विषयों की तैयारी कराई जाएगी और साथ में आपके हर एक न्यूज़ की जानकारी भी आपको यहाँ पे दी जाएगी। जैसे आपके स्कूल कब खुलेंगे, आपकी एग्जाम्स कब होगी, कब आपके एडमिट कार्ड आएंगे, कब आपके रिजल्ट्स आएंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, तो इस तरह की सभी जानकारियाँ आपको यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके पे दी जाएंगी। और यदि आपको कोई भी समस्या हो या फिर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर है, आप वहाँ पे से मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं या फिर आप कमेंट करके भी अपने डाउट को हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज का जो हमारा वीडियो है वह हमारा पेज नंबर 109 का होने वाला है, यानी कि 109 का होने वाला है। तो पेज नंबर 109 यहाँ पे आपके स्क्रीन पे है। तो चलिए इसके एक एक सवाल को सॉल्व करके देखते हैं कि इनके क्या क्या आंसर होंगे। पहला सवाल है कि 1200 रुपये का 2% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए, आप सभी साधारण ब्याज का फॉर्मूला जानते हैं। साधारण ब्याज मतलब कि इसे क्या बोला जाता है, एसआई। क्या होता है, मूलधन यानी कि पी, दर यानी कि आर, और समय यानी कि टी बटा 100। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, पी आर टी बाय 100। देखिए, अब जो जो हमें दिया गए हैं वो सब हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमें दिया है 1200 रुपये, क्या है हमारा मूलधन, तो 1200 गुने हमें दिया गया है कि जो दर है वो 2 है और जो समय है वह 1 है, बटा 100। बताइए, 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कैंसिल हो गए, 12 दूनी 24, कितने आ गए, 12 दूनी 24, यानी इसका आंसर क्या होगा, तो आपका इसका आंसर होगा 24। चलिए, आप लोग समझ में आ गया होगा आप सबको। तो इसका आंसर होगा हमारा 24। तो जहाँ पे 24 है वहाँ पे हम इसका सही टिक कर देंगे। तो यह हुआ हमारा आंसर 24, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही। ठीक है, तो चलिए अब अगले सवाल को देखा जाए, यानी कि सवाल नंबर 2। दिया गया है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है। चलिए एक चीज़ बताइए, देखिए 100 रुपये में आपने कोई चीज़ खरीदा, ये आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कम है, आपने इसे 90 रुपये में बेच दिया, तो बताइए आपको फ़ायदा होगा या घाटा होगा। बोलिएगा सर देखिए, हमने तो 100 रुपया में ख़रीदा था और इसे 90 रुपये में बेचा, यानी कि मैंने 10 रुपया कम में बेचा, यानी कि हमें क्या हुआ, घाटा हुआ। कितना रुपए का, 10 रुपये का। तो इसमें घाटा हो रहा है, घाटा यानी कि घाटा को क्या बोला जाता है, तो घाटा को बोला जाता है हानि, यानी कि यहाँ पे हमें हानि हो रही है। तो चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शंस में हमारे हानि दी गई है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन नंबर कि ये तो है, सदैव लाभ होगा नहीं होगा, सदैव हानि होगी, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, यानी कि सवाल नंबर 3 को। सवाल है, राहुल एक दुकान पर साइकिल खरीदने जाता है जहां साइकिलों पर 5,000 रुपये मूल्य लिखा हुआ था। उसने एक साइकिल 4,000 रुपये में खरीद कर 3,227 रुपये में बेची, तो बताइए। चलिए देखते हैं जो क्या क्या हमें पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको जो हमें पूछे गए हैं वो आपको पूछा गया है साइकिल का क्रय मूल्य। तो आपको पूछा गया साइकिल का क्रय मूल्य, यानी कितने रुपए में खरीदा, कितने रुपए में खरीदा, तो 4,000 रुपये में साइकिल को खरीदा गया है। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो साइकिल का क्रय मूल्य हो जाएगा 4,000 रुपये। ठीक है, ये हो गया आपके साइकिल के क्रय मूल्य। अंकित मूल्य, यानी साइकिल पे जितना लिखा हुआ था, साइकिल पे कितना लिखा हुआ, तो 5,000 लिखा हुआ है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, तो अंकित मूल्य हो जाएंगे आपके 5,000 रुपये। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। चलिए अगला दिया है साइकिल का विक्रय मूल्य, यानी कि साइकिल को कितने पे बेचा गया, तो देखिए साइकिल को कितना पे बेचा, 3,227 में बेचा, तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य 3,227 रुपये। ठीक है, और दिया राहुल को होने वाली हानि या लाभ। चलिए एक चीज़ बताइए
4,000 रुपये में राहुल ने खरीदा और 3227 रुपये में बेच दिया, फायदा होगा या घाटा होगा? बोले सर घाटा होगा, ज़्यादा में खरीदा कम में बेचा, घाटा हो रहा है। तो बोले कितना का घाटा होगा बताओ? बोले सर 0 में 7 तो नहीं जाएगा, 10 में 7 गया तो 3, 9 बचा, 9 में 2 गया तो 7, 9 बचा, 9 में 2 गया तो 7, तो कितने घाटा लगे? 473 रुपये का क्या हुआ, उसको घाटा लगाते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 473 रुपये हानि। तो 473 रुपये क्या हो रहा है? हानि। तो आप लाभ को काट दीजिए। चलिए तो अब इसके आगे चलते हैं। यहाँ तक हमारा सवाल बन चुका है। इसके आगे जो हमारा सवाल है वह है हमारा सवाल नंबर 4। दिया है 90:135 का सरलतम रूप लिखिए। तो इसका सरलतम रूप क्या होता है? तो हमें कटा देना है कि कितना से कटेंगे। देखिए 45 से 90 को काटेगा, कितना बार में कटेंगे? 2 बार में। 135 कितना बार में कटेंगे? तो 45 दिया कितने होते हैं? 135, 3 बार में कट गए। यानी इसका सरलतम रूप क्या हो गया? तो इसका सरलतम रूप हो गया 2:3। इसका सरलतम रूप क्या हो गया? 2:3 हो गया इसका सरलतम रूप। तो बस आपको इसी तरह से लिख देना है। चलिए मैं इसे छोटा करके वहां पे रख देता हूं। चलिए तो आपको इसी तरह से बस इसे लिख लेना है। तो चलिए अगले सवाल को देखें, यानी कि सवाल नंबर 5 को। क्या दिया गया है? देखिए दिया गया है कि 4:5 समानुपात है 5:35 के, तो x का मान क्या होगा? तो देखिए मैंने इसे भिन्न में लिखने के लिए बताया था। क्या लिखना है? जो ऊपर में ऊपर, जो नीचे में उसे नीचे। यहाँ पे जहाँ पे 4 बिंदु यहाँ पे बराबर दे देने हैं। x पहले है ऊपर में, 35 बाद में, इसे नीचे में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग जानते हैं, यानी कि कोना कोनी गुना। तो 3 को गुना करना है x से, तो कितने हो जाएंगे? 3x। इधर कितने हो जाएंगे? 35 गुने 4। इधर हो गए आपके 3 गुने x, 3x, ठीक है। और इधर आपके कितने हो जाएंगे? सॉरी यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 5 है, थोड़ा मिस्टेक है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि देखिए 4/5 जब 5 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। और इसीलिए यहाँ पे जो हमारे होंगे वो कितने होंगे? वो हमारे 5x होंगे। तो 5x बराबर कितने हो गए? तो 4 गुने 35, 4 गुने 35। तो x का मान कितना हो गया? तो 4 गुने 35 भगा 5। 5 से काटेंगे तो 7 बार में कट जाएंगे। तो 7 3 चौके 28। कितना आंसर आ गया? 28। तो x का मान आ गया आपका 28। तो बस आपको इसी तरह से इसे सॉल्व कर लेना था। ठीक है, तो मैंने इसे यहाँ पे रख लिया है। तो आप लोग इसे यहाँ से सॉल्व कर लें। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं, यानी कि सवाल नंबर 6 को। दिया गया है 760 रुपये को a व b में 8:11 में बांटने पर b का भाग ज्ञात कीजिए। कि 760 रुपये को a व b में या 8:11 में बांटने पर b का भाग ज्ञात कीजिए कि b जो है वह b का भाग यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए b का भाग हमको निकालना। चलिए मैंने लिख लिया b का भाग। ठीक है, देखिए इसे कैसे निकालते हैं। देखिए टोटल जितना रुपए है आप उसे लिख लीजिए। कितना है? 760। तो 760 लिख दिया। और यहाँ पे जितना अनुपात है इसको जोड़ दीजिए। तो 11 और 8 कितने होते हैं? तो 19 होते हैं। तो 19 से भाग दे दीजिए। अब देखिए बी का निकालने के लिए दिया है। अब बताइए बी पहले या बाद में? बाद में है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे बाद में क्या है? बाद में यहाँ पे हमारे पास 11 है। तो आपको 11 से इसे गुना कर दीजिए। अब इसे 9 19 से काटेंगे तो 19 चुके 76 होते हैं। 40 बार में कैंसल आउट हो गए। 11 चौके 44, यानी कि 440 हो गया यहाँ पे हमारा इसका आंसर। ठीक है, तो यह हो गया आपका आंसर 440। ठीक है, और यह सब इसमें कुछ ऊपर वाले सवाल का आ गए, इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो यह हो गया, बस आपको इसी तरह से बना लेने हैं। और यह क्या था? रुपए में था, तो यहाँ पे इतने रुपए। चलिए तो देखते हैं अपना अगला सवाल, यानी कि सवाल नंबर 7। दिया है एक खेत की गुड़ाई 12 व्यक्ति 3 दिन में करता है, तो 18 व्यक्ति उतना ही काम कितने समय में करेगा, कितने दिन में करेगा। ठीक है, देखिए 12 व्यक्ति करता है 3 दिन में, तो टोटल काम कितना हो गया? तो बोलेगा सर 12 व्यक्ति करता है 3 दिन में, मतलब टोटल काम अगर रहा होगा 12 गुने 3 36। ठीक है, करना कितना आदमी को? 18 को। तो 18 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। 3 से काटेंगे तो 6 18, 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12। कितने आ गए आंसर? हमारे आंसर आ गए यहाँ पे आपके 2। ठीक है,
तो चलिए, यह सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए पढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जो कि है हमारा सवाल नंबर 8। दिया है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। ठीक है, चलिए। दिया है, बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। देखिए क्या दिया, बहुलक जो होती है वो आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। तो इसका क्या आंसर होगा? जो बहुलक होती है वो आंकड़ों में से सदैव एक संख्या ही होती है या कुछ और होती है? देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो जब हम बहुलक सॉल्व करते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए हमें इसका बहुलक निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 कितने बार हैं? 3 बार। 4 भी कितने बार हैं? 3 बार। तो बहुलक तो वो हमारा होता है जो सबसे ज़्यादा बार हो, लेकिन दोनों चीज़ें यहाँ पे हमारी बराबर बार हों। तो ऐसी स्थिति में बहुलक हमारी उन संख्याओं में से एक संख्या होती है क्या? नहीं होती है। यानी कि जो बोल रहा है वो हमारा आंसर क्या है? गलत है या असत्य है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या होती है क्या? नहीं होती है। कैसे? हम बोलेंगे कि 1 और 2 का माध्य निकालो। ठीक है, तो 1 और 2 कितना होगा? 3/2 होगा। तो हमारे पास संख्या क्या थी? 1 और 2। हमारा आंसर आया 3/2। या उस संख्या में है क्या? बोलेगा सर नहीं है। तो मतलब कि यह भी जो बोल रहा है वह भी हमारा क्या है? तो यह भी हमारा बिल्कुल गलत है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए एक चीज। बोले क्या? देखिए यहाँ पे दिया हो सकता है, सदैव का बात नहीं बोला। हो सकता है, तो कभी कभी हो भी सकता है, इसलिए हो जाएगा आपका सही। माध्यक आंकड़ों में से सदैव, देखिए सदैव लगभग जहाँ पे मिले वह हो जाएगा आपका गलत। क्योंकि देखिए माध्यक आप निकालते हैं, यदि कोई एक संख्या निकले तो बीच वाला हो गया, तो उस आंकड़ों में लेकिन अगर 2 संख्या अगर बीच में आती है तो क्या करते हैं? जोड़ के फिर 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आपका असत्य है उसमें आपको टिक कर देना है। ये वाला सत्य है तो सत्य में टिक कर दिया, असत्य है तो असत्य में टिक कर देना है। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल को देखें, यानी कि सवाल नंबर 9 को देखते हैं। सवाल नंबर 9 दिया है कि रोहित ने अपने दोस्त से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये का कर्ज लिया। यदि वह 12% वार्षिक ब्याज देता है तो इस राशि पर दिए गए साधारण ब्याज की गणना कीजिए। ठीक है, चलिए साधारण ब्याज की गणना करते हैं। तो साधारण ब्याज मैंने बताया क्या होता है? SI क्या होता है? PRT, मूलधन। देखिए मूलधन कितना है? तो बोलिए सर मूलधन 5,000 रुपये। दर कितना दिया था? बोलिए सर 12 रुपये। मैंने 12%। कितना समय? 2 साल का। बटा क्या कर देते हैं? 100। 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, कितने हुए? तो 12 दूने 2 गुने 50, 50 दूने 100 और 12, तो यानी कितना आंसर हो गया हमारा? 1200 हो गया। तो 1200 रुपये हो गया यहाँ पे आपका आंसर। ठीक है, तो यह हो गया आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। तो चलिए इसे यहाँ पे रखने का जगह नहीं है, लेकिन आप लोग इसे 2 लाइन में बना लीजिएगा। तो चलिए मैं इसे 2 लाइन में भी कर देता हूँ। ठीक है, तो यह हो गया आपके आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, यानी कि सवाल नंबर 10 पे। दिया है, सीमा एक टीवी को 15,000 रुपये में पिंकी को बेचती है, जिससे उसे 3,500 रुपये का लाभ होता है। तो टीवी का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए इतना मैं बेचा और 3,500 रुपये का लाभ हुआ, यानी कि जो क्रय मूल्य था इससे 3,500 रुपया कम था कि नहीं? बोलेगा हाँ सर कम था। तो चलिए निकालते हैं क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएंगे? तो देखिए 15,000 यहाँ पे है माइनस 3,500, तो 15,000 माइनस 3,500 कितने आंसर आ गए? तो घटाइए 0 0, यहाँ पे हो गए आपके 5, यहाँ पे हो गए आपके 14 में जब 3 चले जाएंगे तो कितने आंसर आएंगे? तो आपके आंसर आएंगे 11। यानी कि जो इसका क्रय मूल्य था वो कितना था? 11,500 रुपये इसका क्रय मूल्य था। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको इसके जगह पे रख देता हूँ। चलिए इससे भी 2 लाइन में हमें ले जाना पड़ेगा, एक लाइन में यह सेट नहीं हो रहा है। चलिए यह हो गया यहाँ पे आपके इसके आंसर। चलिए अगले सवाल को देखें, यानी कि सवाल नंबर 11 दिया है कि राजवीर ने मुकेश को 675 रुपये 4% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिए। तो बताइए मुकेश 3 वर्ष बाद राजवीर को कितनी राशि लौटाएगा? ठीक है, क्या बताना है कि
मुकेश 3 वर्ष बाद राजवीर को कितनी राशि लौटाएगा, तो यह आपको यहाँ पे बताने हैं। देखिए राजवीर जो राशि लौटाएगा वो क्या होगा, तो मुकेश जो राशि लौटाएगा वो क्या होगा, सबसे पहले तो वह होगा जो उसने दिया था, ठीक है, प्लस क्या होगा, प्लस उस पर जो साधारण ब्याज आया यानी कि एसआई आया वह होगा, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हम क्या निकालना है, सबसे पहले चलिए हम एसआई निकालते हैं। एसआई तो एसआई बराबर कितना रुपए दिया, 675 रुपए दिया, दर 4%, 3 वर्ष के लिए, भगा 100, यही होता है हमारा एसआई, पीआरटी बाय 100। चलिए इसे सॉल्व करने के 4 से 100 काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा। अब चलिए 25 से 675 को काटते हैं, तो बोलेगा सर 25 दूनी कितने होते हैं 50, जब से माइनस कीजिए कितने बच गए 12, कितने बचे 12, यानी कि हो गया 125, तो 25 पंचे 125, ठीक है। देखिए कितने हुए, देखिए 25 से जब आप 67 को काटिएगा तो 25 दूनी होते हैं 50, तो 67 में जब आपके 50 माइनस हो जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे, बोलेगा सर आपके हमारे 27 बचेंगे, और 5 कितने हो गए 275 हो गए, तो 25 से जब भाग दीजिएगा तो 275 कितने बार में जाएंगे, तो कितने बार में जाएंगे, तो यह आपके जाएंगे 7 बार में, कितने बार में 7 बार में यह आपके जाएंगे, ठीक है। तो कितना आया 27 गुने 3, चलिए गुना करते हैं 27 को 3 से, कितने हो जाएंगे 7 या 21 के 1, और 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि 81 रुपये क्या हो गया इसका ब्याज हो गया, 81 रुपये क्या हो गया ब्याज हो गया। अब हमें क्या निकालनी है, कुल राशि, तो राशि क्या हो जाएगी, तो राशि हो जाएगी कि इसने 675 रुपये दिया था, उस पर उसका 81 रुपये ब्याज हो गया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 6 हो गए, 7 7 14 और 1 15 के आपके 5 हो गए, और 6 और 1 7 हो गए, 756 रुपये यहाँ पे आपका इसका आंसर आ गया, कितना, तो आपका यहाँ पे इसका आंसर आ गया 756 रुपये। तो आपको इसे यहाँ पे 2-3 लाइन जितने लाइन में बन सकते हैं आपको इसे बना लेने हैं, ठीक है, और आप इसे नोट कर लिए होंगे क्योंकि यहाँ पे इतना जगह नहीं है कि मैं इसे अच्छे से रख सकूँ। अगला दिया है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकाली, चलिए निकालते हैं प्रथम 5। तो देखिए पहली प्राकृतिक संख्या 1, तो चलिए लिख लेते हैं पहले, चलिए हमें यहाँ पे बनाने नहीं है, इसका सिर्फ आंसर दें, तो पहला 1 2 3 4 और 1 5 बटा 5 संख्या है तो बटे में 5, जोड़िए इसे, 2 और 1 3 3 6 4 10 5 15, 15 को जब 5 से भगा दीजिए कितने बार में जाएंगे 3 बार में जाएंगे, तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे 3, आने की ऑप्शन नंबर स हो गया यहाँ पे आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल पे देखा जाए। सवाल है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, चलिए पूर्ति करते हैं, क्या यहाँ पे आएंगे, तो दिया माध्य, तो माध्य बराबर क्या होता है प्रेक्षणों का योग बाय प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि ऊपर में क्या होगा, तो ऊपर में होगा आपका प्रेक्षणों का योग, ऊपर में आपका क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएंगे आपके प्रेक्षणों के योग, तो चलिए इसे ऊपर में लिख दिया जाए, तो यहाँ पे आपको लिखने हैं, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, यानी कि ख नंबर में क्या दिया है, तो ख नंबर में बोला गया है कि माध्यिका बराबर आरोही क्रम में लिखे गए संख्याओं में से ठीक बीच संख्या का माध्यम, बीच वाला ही होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो आपको यहाँ पे बीच में भी लिख देने हैं बीच, ठीक है, यह हो गया आपके आंसर। इस तरह से आपका पेज नंबर 109 होता है समाप्त। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज 110 पे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है या फिर आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। देखिए आप किस क्लास में पढ़ते हैं, और यदि अपनी तैयारी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप जो हैं वो आप किस क्लास में पढ़ते हैं, और आप अपने क्लास के कौन से सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं यहाँ पे आपकी इसकी वीडियो प्रोवाइड करूँगा। साथ ही अगर आपने अभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई दोस्त है इसको पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रही है, अच्छे ट्यूशंस नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप उसे इस चैनल को भी बारे में बताएं और उसे इस चैनल पर प्रीफर करें।
और जैसे कि मैंने बताया कि हमारे स्क्रीन पे हमारा नंबर यहाँ पे नीचे दिया जा रहा है, तो आप उस पर मैसेज करके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हमसे कोई सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। यदि आपको कोई ऐसा दोस्त हो, कोई मित्र हो, तो उसको ज़रूर बताएं इस चैनल के बारे में। तो चलिए, यह है हमारा पेज नंबर 110। देखिए यहाँ पे फ़ोटो का क्वालिटी थोड़ा सा साफ़ नहीं है, फिर भी आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों को साफ दिख जाए। ठीक है, तो देखिए सवाल में आपको दिए गए हैं कि 15 विद्यार्थियों का भार दिया इस प्रकार है, तो आपको इनका माध्य ज्ञात करना है। देखिए इतने बड़े सवाल को मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे बता रहा हूँ, देता हूँ कि आपको इसे कैसे सॉल्व करने हैं। देखिए यहाँ पे जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, आपको इनको सबसे पहले क्या कर लेना है, तो सबसे पहले आपको इसे जोड़ लेने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आपको इसे 15 से भाग दे देने हैं। क्या कर देने हैं, जोड़ने के बाद आपको तो 15 से भाग दे देने हैं। यानी कि आप यहाँ पे लिखिएगा कि माध्य बराबर, ठीक है, आप संख्याओं को जोड़ लीजिएगा और नीचे क्या कर लीजिएगा 15, उसके बाद भाग देने पे जो आएगा वही होगा आपका यहाँ पे आंसर। तो बहुत ही आसान है, आप इसे जोड़ के इसे भाग दे के आप आंसर ले आइए, क्योंकि मैं यदि इसे जोड़ता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, जिसके कारण वीडियो लंबा हो सकता है। ठीक है, तो दिया यदि माध्यिका 63 है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए माध्यिका मतलब क्या होता है, बीच वाला पद होता है हमारी माध्यिका। ठीक है, चलिए देखते हैं बीच में यहाँ पे अब क्या है। तो दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए 9 में बीच में क्या होगा, इधर से 4, इधर से 4 आप साइड कर दीजिए, बीच में क्या आ गया x + 3, और यही हमारी क्या होती है, तो यही हमारी माध्यिका होती है। यानी कि x + 3 का मान यहाँ पे आपको दे दिया गया है कि कितना है 63। तो x का मान यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो 63 इधर माइनस हो जाएंगे, यानी x का मान हो जाएगा आपका 60 यानी कि 60। तो यहाँ पे आपके x के जो हैं उस x का मान आपका यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे आपके x के मान है 60। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज पे, यानी पेज नंबर 16 पे। तो पेज नंबर 16 दिया है कि 325 रुपये का 4 वर्ष का साधारण ब्याज 65 रुपये है, तो ब्याज की दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ब्याज की दर किस में ज्ञात करना है, तो ब्याज की दर आपको प्रतिशत में ज्ञात करनी है। चलिए तो ब्याज की दर निकालते हैं। तो ब्याज की दर यानी कि आर बराबर क्या होता है, देखिए आर बराबर होता है साधारण ब्याज गुने 100 बटे दर गुने समय। ठीक है, आप लोग इस फॉर्मूले को जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो अब इस फॉर्मूले को यहाँ से भी निकाल सकते हैं। बोलेगा कैसे, देखिए यहाँ पे आर है तो आर को आप इधर रहने दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 100 के साथ गुना हो जाएगा और आर पी और टी के भाग में हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपको ज़रूरत इस फॉर्मूले की है तो आप यहाँ पे इस फॉर्मूले को देखें, तो क्या हो जाएगा, एस आई बराबर आर बराबर एस आई इंटू 100/r/t हो गया आपका। तो एस आई आपका देख सकते हैं कि 65 दिया गया है, गुने है आपका 100। रेट सॉरी यहाँ पे देखिए मैंने रेट लिख दिया, यहाँ पे रेट नहीं होगा, यहाँ पे आपके क्या है, यहाँ पे आपके पी हैं, और पी आपके कितने हैं, तो पी आपके 325 रुपये हैं, गुने वो 4 वर्ष का समय है तो 4 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसे कैंसिल करते हैं। तो 4 से जब कैंसिल कीजिएगा तो ये आपके 25 बार में कैंसिल होंगे 100, और 25 से इसे काटिएगा तो यह आपके आ जाएंगे 13 बार में। ठीक है, तो 25 से जब से कैंसिल कीजिएगा 3 बार में यह आपके यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। कैसे, देखिए 25 से कम 25, तो जब 32 में 25 गया तो 7 बचा, 7 पर 5 75 और 25 दिया 75, और जब 13 से काटिएगा तो 13 पचे 65, 13 पचे 65, तो कितना आया, तो 5% आ गया यहाँ पे आपका रेट। ठीक है, तो यही होगा आपका आंसर, और आपको बस इसे इसी तरह से बनाने हैं। तो चलिए अब मैं इसे इसके सही जगह पे इसे छोटा करके रख देता हूँ। ठीक है, अब चलिए अगले सवाल को देख लें, जो कि हमारा सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 है कि 7 5 4 3 x और 6 का समांतर माध्य 66 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए x का मान ज्ञात करना है, तो माध्य दिया है 66, तो माध्य बराबर क्या होता है, तो सभी संख्याओं का योग। तो आपको सबको जोड़ देने हैं, यानी कि 7
जोड़ 5 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ x जोड़ 6 भगा कर देना है आपको 1 2 3 4 5 6 है तो भगा 6 बराबर हो गए आपके 66। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इधर चला जाएगा और सब जुट जाएगा। तो 7 5 12 4 16 और 6 22 और 3 कितने होते हैं 25। तो यह हो गए 25 प्लस x। इधर 6 6 36 के 6 6 6 36 और 3 हो गए 39 यानी कि 396। तो x का मान कितना हो गया? तो x का मान हो गया आपका 396 माइनस 25। तो चलिए 396 में 25 को माइनस करते हैं। तो यह हो गए आपके 1, यह हो गए आपके 7 और यह हो गए आपके 3, 371। तो यह हो गए आपके आंसर यहाँ पे 371। ठीक है, चलिए तो इसे इसके सही जगह पे मैंने यहाँ पे व्यवस्थित कर दिया। आप इसे बस इसी तरह से नोट कर लें। अब देखिए अगला दिया है कि इसे टेली सारणी के प्रयोग से सारणी में व्यवस्थित करके बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने पिछले वीडियो में यानी कि पेज नंबर 8 और 7 के वीडियो में मैंने आपको बताया था कुछ तरह के टेबल बना लेने हैं। इनमें जो जो संख्याएं हैं आपको इधर लिख लेनी है, जैसे कि 2 3 4 5 6 जो जो संख्या आपको एक तरफ लिखनी है और वह कितनी बार आई है उसे आपको इस ओर लिखना है। ठीक है, और उसमें से जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा वह आपका बहुलक होगा। तो मुझे आशा है कि आप लोग इसे कर लेंगे और नहीं कर पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करेंगे। तो देख सकते हैं कि आज जो है वह हमारा आपका ज्ञान सेतु सुबोध गणित जो था, आपका जो मैथ सेक्शन था ज्ञान सेतु सुबोध का, वह आज कंप्लीट हो गया। इससे पहले आपका साइंस यानी जो विज्ञान था तो विज्ञान का सेशन भी मैंने यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। और साथ ही आपको यहाँ पे जो आपका इंग्लिश था ज्ञान सेतु सुबोध का, तो इंग्लिश भी कंप्लीट हो गया है। बोले तो आपको यहाँ पे पूरी ज्ञान सेतु सुबोध की हर एक सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। तो आप यहाँ से अपने हर एक सब्जेक्ट को भरें। तो चलिए आपका आज यही अंतिम वीडियो है। और उसके बाद भी यदि आप अपनी कक्षा की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप किस क्लास में पढ़ते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आप कौन से सब्जेक्ट की वीडियो पाना चाहते हैं तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और स्क्रीन पे हमारा नंबर है, यदि आप हमें मैसेज करना चाहते हैं तो हम उससे मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए आज इसी अंतिम क्लास के साथ फिर मिलेंगे अब अगले क्लास में कुछ न्यूज़ और कुछ चैप्टर्स के वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए।